हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट बेहतर रिजल्ट के लिए। टुडे इज़ 25 मई 2025। आज यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आपका रिजल्ट बेहतर हो। तो आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पेशली हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जो यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए। तो हम क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि इस बार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 was 15 and the questions were easy to moderate. The questions were not difficult. थोड़े बहुत क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल भी थे प्रीलिम्स में, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने प्रीलिम्स के पेपर को अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। तो सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं जिससे कि आप अपने क्वेश्चन और आंसर को मैच कर सको। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। मैं सेट बी मैं जो सीरीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो है सीरीज बी, ओके। और यू कैन से सेट बी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं, तो आप क्वेश्चंस को देख लीजिए और अपने सीरीज के अकॉर्डिंग इसको मैच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले सीरीज बी में जो पहला हिस्ट्री का क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 and this question is related to Raja Ram Mohan Roy and this is the statement based question. This question is a very easy question. पहला स्टेटमेंट क्या है? This question is about Raja Ram Mohan Roy और पहला स्टेटमेंट क्या है? That he possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East. यानी कि जो ईस्ट की जो भी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस हैं, रिलीजियस नॉलेज, फिलोसॉफिकल नॉलेज, उसके प्रति राजा राम मोहन रॉय का जो प्रेम था, जो सम्मान था, वो अत्यधिक महत्व का था। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच। यानी कि राजा राम मोहन रॉय अपने देश के लोगों से ये एक्सपेक्ट करते थे कि उनका जो दृष्टिकोण हो वो कैसा हो, रेशनल और साइंटिफिक हो, and the principle of human dignity and social equality of all men and women। साथ ही साथ राजा राम मोहन रॉय प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा का सिद्धांत, और साथ ही साथ सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन, यानी कि पुरुष और स्त्री में किसी भी तरह का भेदभाव न हो, इस बात पे राजा राम मोहन रॉय की दृढ़ आस्था थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, जैसा कि हम जानते हैं राजा राम मोहन रॉय को हमने पढ़ा भी है क्लास में, हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। इससे साफ जाहिर होता है कि सिंथेसिस ऑफ ईस्ट का मतलब जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम है, एंशिएंट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, उनको राजा राम मोहन रॉय मानते हैं। लेकिन हाँ, एक पैरामीटर जो है उनका इन चीज़ों को परखने का, वो क्या है? तो वो है रेशनलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो कहीं ना कहीं रेनेसा और एज ऑफ एनलाइटनमेंट से भी हम जोड़ के देखते हैं। तो ऑब्वियस है ये दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं, ये जो पॉइंट आपने पढ़ा है अपने क्लास में, सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, इसी को फर्दर एलेबोरेट कर रहे हैं। तो इसमें स्टेटमेंट 1 भी सही होगा, इट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 will also be correct. So what will be the answer? The answer will be C, both 1 and 2. तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो गया? C। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ओके। और मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों ने इसको ठीक ढंग से अटेम्प्ट किया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ सेट बी। तो सेट बी का ये क्वेश्चन नंबर 22 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। यानी यहाँ पे सीधे सीधे पूछा जा रहा है नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में। और हम सब जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है गांधीयन प्रोग्राम है, और इसको कब अडॉप्ट किया गया? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, ओके। तो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें पहले सब्जेक्ट की बात जो की गई है वो है बायकॉट ऑफ लॉ कोट्स एंड फॉरेन क्लॉथ्स, यानी कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था
और साथ ही साथ जो लॉ कोर्ट्स थे इनका भी बहिष्कार करना था। अब आप एक सिनेरियो अपने दिमाग में लाओ, और वो सिनेरियो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, जो कब से कब तक रहा, 1920 से लेके 1922 तक। और हमने क्लास में इस बात पे डिस्कस किया है कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हेन इट वाज इन प्रोग्रेस, तो बहुत सारे लॉयर्स ने अपनी लॉ प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया था। ठीक है, कई सारे इंडिया के जो दिग्गज जाने माने लॉयर्स थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी के साथ शामिल भी हुए थे। उन्होंने लॉ कोर्ट्स और इन सब को बायकॉट किया था। तो यस, इट वाज अ प्रोग्राम। ओके, बायकॉट वाज अ प्रोग्राम ऑफ दिस, एंड बायकॉट ऑफ लॉ कोर्ट वाज अ प्रोग्राम, बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ वाज अ प्रोग्राम। इट मीन्स दैट दिस पार्ट इज करेक्ट। ओके, दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेंस ऑफ strict non-violence. Okay, non-cooperation program that was run by Gandhi. Observance of strict non-violence was an important feature. गांधी अहिंसा से किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। और साथ ही साथ गांधी लोगों को क्या सिखा रहे थे कि ट्रू सत्याग्रही कैसे बनना है, सत्याग्रह के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे। तो सत्याग्रह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे इंपॉर्टेंट रोल नॉन वायलेंस की ही है। तीसरी बात क्या है, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। ओके, तो यहाँ पे क्या था, एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जो यहाँ पे है वो कौन सी है, तो वो है कि जो ऑनररी टाइटल्स थे इसको लोगों ने क्या किया, सरेंडर कर दिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, क्योंकि जब आप असहयोग आंदोलन को पढ़ते हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ते हो, तो खिलाफत से कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में आप जानते हैं। और फिर उसके बाद ये देखते हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाइटल्स कन्फर किए थे वो सारे टाइटल्स क्या किए थे, वापस कर दिए थे। इसका मतलब ओके, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ जो थोड़ा सा ट्रिकी है, दैट रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। ओके, इसका मतलब इन पब्लिक और इन प्राइवेट। ओके, आपको क्या करना है, टाइटल्स को सरेंडर करना है, आपको कहीं नहीं यूज करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली इन पब्लिक दे दिया गया है, इस वजह से ये फीचर इनकरेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये फीचर जो है नंबर 3, दिस इज इनकरेक्ट। फोर्थ क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, यानी कि आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए पंचायत जो है पंचायत जैसी संस्थाओं को डेवलप करना। तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक नेसेसरी आउटकम है इस वाले फीचर का, क्योंकि जब आप लॉ कोर्ट्स को बायकॉट करोगे तो फिर जो आपके डिस्प्यूट्स होंगे उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कैसे करोगे। तो ऑब्वियसली इसका एक ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम होगा, और वो क्या होगा कि ग्राम पंचायत्स को स्टैब्लिश किया जाए और लोकल लेवल पे झगड़ों को आपस में सुलझा लिया जाए। तो ये फीचर भी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ द above were parts of non cooperation program? So the answer is very clear, this was a program, this was a program, and fourth was a program. It means out of 4 only 3 were the programs of non cooperation. Okay, now the next question, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, एक बार यहां मैं क्लियर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर विल बी सी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ओके, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अर्घट वॉज। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं कहता रहा हूं कि जब जीएस में मेंस में कोई क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, तो आप उसके सारे डायमेंशंस को ठीक ढंग से देखो, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन वो कभी रिवर्ट होकर प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। जैसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस भी किया है, जीएस मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस भी किया। आप इस क्वेश्चन को आसानी से वो वीडियो में देख सकते हैं। तो द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अर्घट एक्चुअली एक टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, सल्तनत युग में तकनीकी का विकास। वहाँ पे इरिगेशन टेक्निक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, अर्घट के बारे में। यानी कि जो इरिगेशन टेक्निक्स हैं
जब इनके बारे में पढ़ा जाता है तब ये टॉपिक हमें मिलता है अर्गट। तो अर्गट क्या था? तो अर्गट बेसिकली इट वाज अ लार्ज व्हील विथ अर्दन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक, है ना। यानी कि सिंचाई के लिए पानी को जब हम खींचते थे, व्हेन वी यूज टू ड्रॉ और पुल वाटर फॉर इरिगेशन, ओके, सो देयर वर वेरियस स्टेजेस इन दिस प्रोसेस एंड इट वाज द सेकेंड स्टेज इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का ये दूसरा स्टेज है जहाँ पे अर्गट की हेल्प से अर्दन पॉट्स, ओके, एक पुली लाइक स्ट्रक्चर में बने होते हैं, ठीक है, और आसानी से हम क्या करते हैं, वी कैन ड्रॉ वाटर फ्रॉम दिस प्रोसेस, okay, so this was basically second stage, okay, now it has been clearly written here, यहाँ पे बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, अर्घट के बारे में कि ये वर्ड जो है अर्घट और अरहट, ओके, ये दोनों ही वर्ड यूज होता है। और ये क्या है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है, दिस वॉज डन बाय अर्दन पॉट्स fitted around the rim of the well and its place a chain or garland or mala of pots were provided which were long enough to reach the water level of the well. So it's very clear, okay, irrigation techniques में यूज होता था अर्घट, और सल्तनत पीरियड में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। सो द आंसर विल बी बी। क्वेश्चन 23, आंसर विल बी बी। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 24, ओके। Who among the following rulers in ancient India had assumed the titles of Matvilas, Vichitrachitta and Gunabhadra? ओके, कई बार प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो होते हैं पहले भी पूछे गए होते हैं बट उनसे मिलता जुलता, जिससे आप पहले के किसी फैक्ट को रिकॉल करके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने में तो डिफिकल्ट लग रहा है कि कौन सा रूलर है जिसको एंशिएंट इंडिया में मत्त विलास या विचित्र चित्त या गुणभद्र के नाम से जाना जाता है, ओके। तो देखो एक क्वेश्चन जो बड़ा ही फेमस है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स को एक्सप्लोर करोगे तो वो क्वेश्चन आपको मिलेगा, और वो क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये इस बुक से जुड़ा हुआ है, ओके। एक प्ले है ये, दिस इज अ प्ले, मत्त विलास प्रहसन, ओके। स्टेट पीसेस में भी कई बार पूछा जा चुका और यूपीएससी में भी ये पूछा गया है, मत्त विलास प्रहसन, ओके। ये क्या है, इट इज अ शॉर्ट वन एक्ट संस्कृत प्ले है, ठीक है। और इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है पल्लव किंग महेंद्र वर्मन ने। अगर आप इतनी सी बात रिकॉल कर लेते हो, क्योंकि वाकई ये बड़ा ही मुश्किल है कि एंशिएंट इंडिया में कितने रूलर्स हैं, सबकी टाइटल्स कौन कौन सी रही हैं, ये याद करना हमारे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग हो जाता है, ओके। तो ऐसे टाइम में जो एक्सप्लोर करना होता है हमें, वो क्या है कि रिमोटेस्ट फैक्ट्स जो हैं उनको देखते हुए और आंसर तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन कि मत्त विलास जो टाइटल है वो किसका था, महेंद्र वर्मन फर्स्ट का था। और हाँ, मत्त विलास या फिर विचित्र चित्त या फिर गुणाभ्र, गुणाभ्र, ये इस नाम से किसको जाना जाता था, तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही था। अगर आपको लिटरेचर, वैसे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने कहा बुक और लिटरेचर ये पढ़ के जाना है, तो बेसिकली ये लिटरेचर से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं और प्रेशर में आ जाएं और क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, यानी 24 का आंसर क्या हो गया, 24 का आंसर हो गया ए। इसके बाद हम आते हैं 25 में, क्वेश्चन नंबर 25, फाइयान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा कि फाइयान भारत में कब आया था, चंद्रगुप्त टू के टाइम में। और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एसएससी, बैंक, पीओसी, एपीएफ या यूपीएससी एग्जाम, इन सब एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। फाइयान एक चाइनीज पिलग्रिम था जो इंडिया आया था, ओके, और चंद्रगुप्त टू के टाइम में आया था, ठीक है। और उसका ट्रैवल अकाउंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना, गुप्ता पीरियड की हिस्ट्री को जानने और समझने के लिए, क्योंकि चंद्रगुप्त टू कौन है, एक गुप्ता रूलर है,
तो गुप्ता पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, गुप्ता पीरियड में शहरी जीवन अर्बन लाइफ कैसा था, गुप्ता पीरियड में सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक संरचना कैसी थी, गुप्ता पीरियड में बुद्धिज़्म का विकास कैसे हुआ, इन सभी बातों को जानने के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो मुझे उम्मीद है कि इस ये क्वेश्चन तो आप गलत नहीं करोगे। तो क्वेश्चन 25 का आंसर क्या हो गया? बी। 25 का आंसर हो गया बी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजय। अब यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। श्रीविजय जो है ये प्रेजेंट डे इंडोनेशिया है, इसको हम क्या कहते हैं? श्रीविजय कहते हैं। द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल्ड द मलय पेनिनसुला, ओके, सुमात्रा, जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड। तो देखो टेरिटरीज को एग्जैक्टली मतलब अभी के टाइम से रिलेट कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो जनरली इट इज़ अंडरस्टूड दैट श्रीविजय मीन्स इंडोनेशिया की बात की जा रही है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना आसान क्यों है? इस क्वेश्चन को करना आसान इसलिए है क्योंकि अगर आपको एक बेसिक बात पता होगी, जैसे ये राष्ट्रकूटा रूलर्स हैं, प्रताप रुद्र काकतीय डायनेस्टी का रूलर है, यहाँ हिंट भी दिया हुआ है। राजेंद्र फर्स्ट इज व्हाट? चोल डायनेस्टी रूलर। एंड विष्णुवर्धन इज व्हाट? होयसल डायनेस्टी रूलर। ठीक है, अब मान लो कि आपने ऑप्शन देखा और आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन नहीं होगा, तो आप यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है। अगर आप एक जनरल आइडिया अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है कि मैरीटाइम पावर में जो चोलास थे, ओके, इनकी अचीवमेंट्स क्या है? रिमार्केबल है। इफ यू रिकॉल दिस फैक्ट ओनली कि चोला पीरियड में चोला क्या थे? दे वेयर एन इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम पावर। अगर आप इतना भी याद कर लेते हो तो आप आसानी से आंसर को टिक कर सकते हो कि आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, राजेंद्र फर्स्ट। ओके, तो एक चोला रूलर था जिसका नाम था राजराज फर्स्ट, उसका सन है राजेंद्र फर्स्ट, और इसको कहा जाता है ही इज वन ऑफ द पावरफुल रूलर्स अमॉन्ग द इन द चोला एम्पायर। ठीक है, और ये नेवल एक्सपेडिशन मैरीटाइम एक्सपेडिशन के लिए जाना जाता है। श्रीविजय एम्पायर में नेवल और मैरीटाइम एक्सपेडिशन के लिए जाना जाता है। साउथ ईस्ट एशिया और इन सभी जगहों पे मैरीटाइम, जैसे राजेंद्र फर्स्ट चोला रूलर था, ठीक है, ventured to conquer foreign soil. During his rule, he defeated the rulers of Southeast Asia and conquered parts of present-day Indonesia. That is श्रीविजय। थाईलैंड, म्यांमार, सुमात्रा। इतनी कहानी आपको दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीधा सा ये ट्रिक पकड़ लेते हो कि चोलास का जो एक्सपेंशन था, ठीक है, खास तौर से इनकी जो अचीवमेंट्स थी, ओके, नेवल एक्सपेडिशंस थे, दे वर रिमार्केबल। अगर आप इतना याद कर लेते हो तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में हिंट भी दिया हुआ है, सो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब क्वेश्चन 26 का आंसर क्या हो गया? दैट इज सी। उम्मीद है इसको भी आपने सही किया होगा, और वैसे इसको मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस में डिस्कस भी किया हुआ है बहुत डिटेल के साथ। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 में क्या दिया हुआ है? ओके, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है। ये टाइम पीरियड कौन सा है? महाजनपदास। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद एरा। इस पे पूरा एक वीडियो मैंने 3-3.5 घंटे का बनाया था, वो यूट्यूब पे अपलोड भी किया था। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली डायरेक्टली वहाँ से है, महाजनपद एरा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें देखो 16 महाजनपदा थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, एंड हियर 4 महाजनपदास हैज बीन गिवन। ठीक है, अश्मक इज गिवन, कंबोज इज गिवन, अवंती इज गिवन एंड कौशला इज गिवन। क्लास में हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि कौन सा महाजनपद एग्जैक्टली किस एरिया को कवर करता है। ठीक है, तो थोड़ा इस पे दिमाग लगाओ। तो जब हम अस्मक की बात कर रहे हैं तो अस्मक इसका मतलब हम जो दक्कन रीजन है उसके साउथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, दक्कन रीजन के साउथ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ महाराष्ट्र या इससे जुड़े हुए क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। आज का जो तेलंगाना और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ जो एरिया है उसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि अस्मक रीजन। ठीक है, अगर उस क्षेत्र को देखते हैं तो वहाँ पे जो गोदावरी रिवर है इसको हम इजीली मैच कर सकते हैं अगर हमें महाजनपद का एक बेसिक आइडिया है कि कौन सा महाजनपद एग्जैक्टली किस एरिया में। अच्छा, कंबोज, अवंती, कंबोज के बारे में भी मैंने बताया था आपको कि गांधार और कंबोज, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में चले जाओ, गांधार और कंबोज,
ये दो महाजनपद थे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में है गांधार और कंबोज। अच्छा, विपास मीन्स व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिवर दैट इज ब्यास रिवर, ये तो करेक्टली मैच्ड है ना। अस्मक मीन्स गोदावरी, ब्यास रिवर। अच्छा, ब्यास रिवर किस क्षेत्र में बहती है, तो इसका आंसर क्या होगा, पंजाब। ठीक है, और हम कंबोज की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट में भी एकदम रिमोट चले जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसके बाद थर्ड आता है अवंती। ठीक है, अवंती के बारे में भी मैंने बताया था आपको, अवंती मध्य प्रदेश उज्जैन ये वाला एरिया है, अवंती मध्य प्रदेश उज्जैन। अब यहाँ पे रिवर क्या लिखा हुआ है, महानदी। देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जैसे अगर हम महानदी की बात करें, है ना, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट हैं, ठीक है, लेकिन जो महानदी है, और छत्तीसगढ़ स्टेट भी तो बाद में बना ना, है ना, तो महानदी जो है एग्जैक्टली ठीक है, अगर हम इसको मैच करें महानदी को, तो इसको हम अवंती मीन्स मध्य प्रदेश रीजन, तो चंबल और नर्मदा नदी इससे रिलेट कर सकते हैं, तो हम इसको गलत मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि यूपीएससी इसको सही भी मान सकती है। ठीक है, जैसा कि भी आपने आंसर की में देखा कि 2-3 क्वेश्चन हटाए भी, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिलहाल अवंती को हम गलत मानते हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये सही भी हो सकता है। इसके बाद आ जाओ कौशल। कौशल का एरिया यूपी, ठीक है, ईस्टर्न यूपी, जो पहले आपको बताया अयोध्या बताया, तो वहाँ पे सरयू नदी, इसका मतलब ये भी क्या है, करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर हम करेक्टली मैच्ड को आइडेंटिफाई करें तो ये करेक्टली मैच्ड है, अश्मक गोदावरी कौशल सरयू करेक्टली मैच्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट में हम किसको कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, ये इनकरेक्ट है, अवंती महानदी। फिलहाल इसको हम इनकरेक्ट मान रहे हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट या करेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसका आंसर हमने मान लिया 1 और 4, यानी कि इसमें करेक्टली मैच्ड पेयर्स कितने हैं, तो ओनली 2। ठीक है, इसको हमने मान लिया क्योंकि महानदी को हमने रिलेट किया किससे, तो महानदी को छत्तीसगढ़, ठीक है, और उड़ीसा जैसे स्टेट के साथ रिलेट कर लिया, और अवंती को उज्जैन एमपी से रिलेट कर लिया। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 इसका आंसर हो जाएगा बी। एक प्रोबेबिलिटी है कि इसका आंसर 3 भी इसमें से हो सकता है, तो सी भी हो सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो पहला गंधर्व महाविद्यालय, जिसको द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप इन 1901, इसको 1901 में सेटअप किया गया, और किसने सेटअप किया, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। ठीक है, 1901 में विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। और पहला फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, वेयर इट वाज सेटअप, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हो यहाँ, तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ही वॉज बॉर्न इन 1872, ओके, ही वॉज हिंदुस्तानी म्यूजिशियन, ओके, और इसके बाद ठीक है 1901 में विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने ही फाउंडेड द गंधर्व महाविद्यालय, और गंधर्व महाविद्यालय में क्या मिलता था, तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग विद सम हिस्टोरिकल इंडियन म्यूजिक। 1908 में क्या होता है कि पलुस्कर वेंट टू बॉम्बे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एस्टैब्लिश अनदर ब्रांच ऑफ द स्कूल। ठीक है, बट वो क्या होता है कि जो लाहौर में सेंटर ओपन किया गया था उसी को शिफ्ट करके कहाँ लेके आते हैं, बॉम्बे, यानी कि दूसरा इसका ब्रांच खोलना कहाँ था, बॉम्बे में, बट वो शिफ्ट करके कहाँ लाया गया, दोबारा बॉम्बे में लाया गया। इसका मतलब व्हेन ही शिफ्टेड द स्कूल फ्रॉम लाहौर टू बॉम्बे, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो पहला गंधर्व महाविद्यालय है वो कहाँ पर सेटअप हुआ था, तो जिसका आंसर क्या होगा, लाहौर। तो 28 का डी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आमतौर पे ये रिमोट फैक्ट्स हम मिस कर जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कर लिया होगा इसको। अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रादेशिक रज्जुक एंड युक्त वेर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट,
ठीक है। रज्जुक तो कितनी ही बार मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था, और चूंकि तीनों को एक साथ ही पूछ लिया इसने, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त, ठीक है, तो आप सीधा इसको आसानी से गेस कर सकते हो कि ये सब ऑफिसर्स क्या थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स थे, ठीक है। अशोक का जो इंस्क्रिप्शंस है उससे हमें मौर्य पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ठीक ठाक जानकारी मिलती है, ठीक है। तो प्रादेशिक, रज्जुक, रज्जुक बेसिकली आप आईएएस सेलेक्ट होकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे तो रज्जुक मीन्स व्हाट, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो रज्जुक का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक वैसा है ना। तो रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स थे। युक्त इसमें जो थे क्लैरिकल थे, ठीक है। प्रादेशिक जो था, ठीक है, ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर था, ठीक है। और रज्जुक भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर था। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था रज्जुक, लेकिन इसका काम जो था स्पेशली वो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, लैंड मेजरमेंट, और साथ ही साथ कई बार एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इससे भी रज्जुक का काम जुड़ा होता था। तो आंसर बहुत ही क्लियर है, और वो क्या है, इसका आंसर क्या होगा, बी। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो गया, बी। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, ये सारा सेट बी का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ सवाल आ गया। हालांकि पहला क्वेश्चन जो था उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में पूछा गया था, और उस प्रोग्राम पे बेस्ड जो मूवमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा हुआ है। और क्लासेस में हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक वो गंधर्व महाविद्यालय को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए क्लास में। पहला स्टेटमेंट है, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। बात हम किस मूवमेंट की कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो बहुत ही केयरफुल आपको रहना होता है क्वेश्चन पढ़ने के दौरान। आप जानते हो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये मैंने आपको बताया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, स्वराज विद इन 1 ईयर, स्वराज विद इन 1 ईयर, यही तो ऑब्जेक्टिव था। फिर वो धीरे धीरे डिले होता चला गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब आता है वहां पे कंप्लीट स्वराज है, अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज। बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्वराज विद इन 1 ईयर। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट क्या है, वो क्या है, अटेनमेंट ऑफ स्वराज। इसका मतलब दिस इज करेक्ट। साथ ही साथ हाउ दिस स्वराज विल बी अटेन्ड, किस बात को एम्फेसाइज किया गया है, तो आंसर क्या है, बाई ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव, है ना। यानी कि जितने भी लेजिटिमेट मीन्स हैं और पीसफुल मीन्स हैं, अगेन हियर देयर इज अ स्ट्रेस ऑन नॉन वायलेंस, उसके उस हेल्प से हम क्या करेंगे, स्वराज की प्राप्ति करेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, देयर इज नो एनी डाउट। व्हाट इज द सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस। अब थोड़ा आपको यहां समझना है, दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। विथ सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression। ये क्लास में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। यानी ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्वराज विद इन 1 ईयर ये टारगेट हम लेके चलेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ब्रूटल सप्रेशन किया, फोर्सफुल रिप्रेशन किया, बलपूर्वक आंदोलन को दबाने की कोशिश की, तो हम अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर सकते हैं। और कैसे अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव कर सकते हैं, तो पहले हमारी स्ट्रेटजी क्या रही पहले स्टेज में स्ट्रेटजी क्या होगी, तो बाई ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। बट अगर सरकार ने फोर्सफुल रिप्रेशन किया तो ऐसी कंडीशन में हम नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस को भी नए मेथड के रूप में अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम सिविल डिसोबीडियंस को भी एक मेथड के रूप में अडॉप्ट कर सकते हैं। ये बात कही गई थी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया जा रहा था। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि ये नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस और सिविल डिसोबीडियंस, इस मेथड को एडॉप्ट नहीं किया गया।
ये अलग बात है कि स्वराज डिले होता चला गया, 1920 से 21, 22 ऐसे डिले होता चला गया, और लोगों की ये डिमांड भी थी, पीपल वेर डिमांडिंग कि भाई आपने तो शुरू में कहा था कि जब स्वराज विद इन 1 ईयर जब पीसफुल और लेजिटिमेट मीन्स से नहीं मिल पाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, मेथड को चेंज करेंगे, नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसको हम लेके आएंगे। इस बात को बहुत ही क्लियर भी किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि भाई देखो अभी फिलहाल नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पे किसान और दूसरे लोगों की ये डिमांड थी कि हम टैक्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं पे करेंगे। तो कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि ये हमने डिस्कस किया था शुरू में, बट इसको हमने अडॉप्ट नहीं किया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, तो आप टैक्सेस को एज यूजुअल पे करते रहिए। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। इसका मतलब विच इज करेक्ट, सो द आंसर इज बोथ 1 and 2। ये इस तरह के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, और इसीलिए मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज करता हूँ कि जब आप किसी भी थीम को पढ़ रहे हैं तो उस थीम के एसेंस को समझने की कोशिश करिए। वन लाइनर और पीपीटी से कई बार फैक्ट्स तो हमारी रीच में होते हैं, बट जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे परेशानी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2। तो क्वेश्चन नंबर 30 द आंसर विल बी सी, वेरी क्लियर। इसके बाद हम आते हैं सेट बी में, फिर अगला क्वेश्चन जो है वो सीधा चले आइए क्वेश्चन नंबर 91 पे, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन वॉज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाई गांधी एट द टाइम ऑफ। ये बात भी मैंने क्लास में आपको बताया था, बट थोड़ा यहाँ ऑप्शंस में कंफ्यूजन है। क्लास में मैंने क्या आपको बताया था, याद करो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, ठीक है, ये चल रहा था, और फिर चौरी चौरा इंसिडेंट याद आया। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद क्या होता है, गांधी जी टेक अ डिसीजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि चौरी चौरा में वायलेंस यूज हुआ है, ठीक है, पुलिस ऑफिशियल्स, वो पुलिस थाना जला देना, वो स्टोरी आपको पता होगी। इसके बाद गांधी ये कहते हैं कि इस आंदोलन में जो भी हिंसा हुई, जो भी वायलेंस हुआ, उसकी वजह से मैं इस मूवमेंट को क्या कर रहा हूँ, आंदोलन को रोक रहा हूँ, लेकिन इस आंदोलन में जो भी हिंसा हुई उसका जिम्मेदार मैं हूँ। गांधी ने कहा कि ये मेरी असफलता है, दिस इज माई फेलियर, कि मैं लोगों को सत्याग्रह का सही मतलब नहीं बता पाया या उनको ट्रू सत्याग्रही नहीं बना पाया, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आम लोगों पे अत्याचार ना करे, उसे गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तार करे। और यही वो पॉइंट था जहां पे गांधी कहते हैं कि सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, ठीक है, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, ठीक है, यही वो टाइम है, यही वो टाइम है। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की बात की गई है, जो घटना कब की है, 1917 की, पब्लिकली वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ एट डांडी। ये फिर आप चले आओ कब, 1930 में, अटेंडिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर आप आ जाओ 1931 में आ जाओ, फिर लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आ जाओ। तो हम किसको सही माने, एग्जैक्टली यहाँ पे तो दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ ऑप्शन तो हमें दिया ही नहीं है, ठीक है, तो किसको हम सही माने, ये हमारे लिए फिर से बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फिलहाल ये पहले की घटना है चंपारण सत्याग्रह, तो इसको हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। सेकंड, अच्छा देखो इसके आसपास की घटना कौन सी है, यानी कि ये वही टाइम है, 1922 के आसपास का टाइम है, तो इसके आसपास की जो इवेंट है वो कौन सा है। तो अगर हम देखें तो इसके ठीक बाद दांडी मार्च भी है, और दांडी में क्या हो रहा है, सिविल डिसोबीडियंस हो रहा है, सिविल डिसोबीडियंस हो रहा है। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम यहाँ पे ऑप्शन बी को करेक्ट मान लें, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, बट यस बी को हम ज़्यादा एक्यूरेट मान सकते हैं। इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, यानी कि ज़्यादा एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट क्या हो सकता है, बी, ठीक है, बट इसका आंसर क्या हो, ओके, यूपीएससी नोस, बट यह वी कैन से कि हम मोर अप्रोप्रिएट की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, बी, 91 का बी। इसके बाद हम आते हैं 92 पे, द फेमस फीमेल फिगरिन नोन एज द डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इस, ये बच्चे वाला सवाल है,
सबको पता होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस, जो 2-3 क्वेश्चंस इसमें इतने इजी हैं, वो आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो जो इजी से इजी क्वेश्चंस हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी कीमत पे वो गलत ना होने पाए। तो वी ऑल नो कि ये डांसिंग गर्ल क्या है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदाड़ो 92। इसका मतलब 92 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन 92, एंड द आंसर विल बी सी। 93, who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। चौरी चौरा के बाद जो लोग अरेस्ट हुए थे उनको लीगल डिफेंस किसने प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। चौरी चौरा हम सबको पता है फेब 1922 की घटना है, और चौरी चौरा के बाद लोग अरेस्ट होते हैं, ठीक है, जेल जाते हैं। गांधी पे भी मुकदमा चलता है, वो सेडेशन वाला 1922 के बाद, जो मैंने आपको बताया। तो किसने सुनवाई की थी, तो इसमें देखो मोहम्मद अली जिन्ना, इसको आप एलिमिनेट कर दो। सैफुद्दीन किचलू, ख्वाजा हसन निज़ामी को एलिमिनेट कर दो। सीआर दास यहाँ इस मामले से नहीं जुड़े हुए हैं, तो अल्टीमेट आंसर विल बी मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। ओके 94, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट did Gandhi, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program? The question is very clear. Question is saying that, okay, Gandhi was consistently opposing untouchability. गांधी लगातार छुआछूत जैसी चीज़ों का विरोध कर रहे थे, एंड अपील्ड फॉर इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम ऑल स्पेयर्स। गांधी बार बार कहते थे कि ये भेदभाव और छुआछूत, अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। नहीं, ये उनका रेगुलर स्टैंड था, कोई ओकेजनल स्टैंड नहीं था। लेकिन किस घटना के बाद, आफ्टर विच इंसिडेंट दिस बिकेम वन ऑफ द मेन पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम ऑफ गांधी? वो कौन सी ऐसी इवेंट है जिसके बाद ये पूरा का पूरा ये जो प्रोग्राम है, जो पहले से ही कॉन्सिस्टेंटली, ठीक है, गांधी उस मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे, बट पूरा का पूरा फोकस इनका अनटचेबिलिटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ शूद्रास, हरिजन्स, इन सब पे आ जाता है। वो कौन सी घटना है, तो दिस इज़ वेरी क्लियर, हम सबको पता है कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी वापस आ जाते हैं, और ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही वॉज रेडी टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आफ्टर दिस ही रिटर्न इंडिया, ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। सेकेंड आरटीसी का कोई बड़ा ही पॉजिटिव आउटकम नहीं है, ठीक है। और इसी दौरान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है एक अवार्ड अनाउंस करती है, जिसको हम रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड और कॉम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। और उस कॉम्युनल अवार्ड की कोशिश ये है कि जो दलित्स हैं इनको मुस्लिम्स की तरह ही सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम दिया जाए। और गांधी इस पूरी की पूरी जो ब्रिटिश मैकेनिज्म है डिवाइड एंड रूल की, इसको समझ जाते हैं कि जैसे मुस्लिम्स को एलिनेट किया गया इंडियन सोसाइटी से, इंडियन हिंदूज से, ठीक उसी तरह से शूद्रास दलित्स को भी हिंदूज से अलग करने की एक कोशिश है। और ऐसा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडियंस हैं इनकी यूनिटी को ब्रेक करना चाहती है। तो गांधी शुरू से ही हरिजन्स की बात करते थे, बट आफ्टर पूना पैक्ट, जिसमें गांधी और अंबेडकर, ये 1932 आपने पढ़ा भी होगा, आफ्टर पूना पैक्ट साइन होता है, और फिर अंबेडकर कहते हैं ठीक है भैया, हम SCS की डिमांड को रिनाउंस करते हैं, हम खुद ही उसे छोड़ते हैं, हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम नहीं चाहिए, हम रिजर्वेशन से काम चला लेंगे, जो प्रपोजल उनके सामने रखा गया। तो 1932 के बाद गांधी ये रियलाइज़ कर जाते हैं, गांधी को ये लगता है कि अब मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पे देना होगा, तो वो है अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, ठीक है, अपने ऑफर से हमारी यूनिटी को ब्रेक करना चाहती है, और हमारी यूनिटी को ब्रेक करके वो हमारे नेशनल मूवमेंट को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो क्वेश्चन नंबर 94, द आंसर विल बी ए। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं 98, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन।
द आंसर इज पेरियार, E.V. रामास्वामी नायकर, ठीक है, फ्रॉम साउथ इंडिया, तमिलनाडु, मद्रास प्रेसिडेंसी। ये एक इम्पॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे 20th सेंचुरी के, जिनका जो फोकस है वो क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का मतलब ये हो गया कि जो नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज़ हैं, द्रविडियन कम्युनिटीज़, नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज़ हैं, उनको ब्राह्मणिकल डोमिनेंस से हमें क्या करना है, फ्री कराना है, ठीक है। और इसके लिए जो भी कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटीज़ हैं, जाति पर आधारित असमानताएं हैं, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, इन सबको अपोज करना है, ऑर्थोडॉक्सी को अपोज करना है, ठीक है। E.V. रामास्वामी नायकर, तो इनको रेडिकल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को प्रमोट करते हुए ये बहुत ही, इनके जो आइडियाज़ हैं बहुत ही रेडिकल है, ठीक है, पेरियार के आइडियाज़, ठीक है। तो इसको भी हमने क्लास में डिटेल के साथ किया ही है, E.V. रामास्वामी नायकर। इसके बाद आई होप कि सारे क्वेश्चंस हो गए। तो टोटल ये जो क्वेश्चंस आपने देखे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 15, ठीक है। आउट ऑफ 100 दिस ईयर यूपीएससी हैज आस्क्ड 15 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री आउट ऑफ 100, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये वाला मॉड्यूल ठीक ढंग से किया होगा और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को ठीक ढंग से अटेम्प्ट भी किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान था, और आसान क्वेश्चंस में आप कुछ गलत कर जाओ, सिली मिस्टेक कर जाओ, ये बड़ा ही फिर आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर करने का एक जो तरीका है, उसमें ये सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए कि जब भी इजी क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इजी क्वेश्चंस किसी भी हाल में गलत ना हो। तो ये तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। मैं बहुत जल्दी ही दूसरी वीडियोस भी अपलोड करूंगा, जिसमें अलग अलग सेपरेट वीडियोस, जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन सब के क्वेश्चंस अलग अलग वीडियोस में मैं अपलोड करूंगा। तो आप सभी का रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर करो। तो ऑल द बेस्ट एक बार फिर आप सबको। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।